नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाठक मोहन और आज हम बात कर रहे हैं सीटेट का 2020 जुलाई में जो एग्ज़ाम था। मुझे अभी क्लियर नहीं पता चल सका है या किसी को भी नहीं पता चल सका है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो साथियों, हम लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए आज से हम लगातार रोज़ाना प्रैक्टिस सेट देंगे। समय सारणी आपको दे दी गई है, आप समय सारणी देख लीजिए, जिसमें आपको बीईओ का, फिर सीटेट का, अब सीटेट में आपको बाल विकास और उसके बाद आपको मिलेगा पर्यावरण और उसके बाद आपको मिलेगा सामाजिक अध्ययन जो आता है सेकंड पेपर सीटेट का। ठीक है, तो हम लोग अब इसको लेके चलते हैं और तुरंत स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए और व्याख्या सहित हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। विकास के वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो वैयक्तिक भिन्नता की बात की जा रही है कि विकास के वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं, सीधा हमने आंसर टिक किया है। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ठीक है, अब इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें दिया गया है कि विकास में वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रिया पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है तथा अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसलिए व्यक्ति विकास की वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की परस्पर अंतःक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि विकास के वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो साथियों, विकास की मतलब जो विकास का भिन्नताएं होती हैं उसमें उसके पर्यावरण और उसकी वंशानुगत दोनों का ही मिश्रण होता है। जैसा कि कहा जाता है कि विकास बच्चे का विकास किस पर निर्भर करता है, तो आंसर आता है कि पर्यावरण और उसके वातावरण पर, मतलब वंशागत और उसके वातावरण पर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सीधे हम आंसर पे आते हैं कि नहीं है बात किया है। तो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये एकदम गलत बात है कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म से निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि बच्चे का जब आएगा तो किस घर में, परिवार में है, कैसी उसकी वंशावली है, कैसा उसका वातावरण है, पर्यावरण है, उन सब पर निर्भर करता है। तो देखिए कौन कौन सा सही होगा। तो विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, सही बात है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही बात है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति जो है अलग अलग गति से विकास करते हैं। थोड़ा डेफिनेशन पे हम देख लेते हैं कि विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है, बिल्कुल सही बात है। विकास की प्रक्रिया जो है अविराम गति से लगातार चलती रहती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है, ये भी सही है। विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है, ये भी सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। आप देखिएगा, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। आप को रोज देखते हैं लेकिन आपको उसे बढ़ते हुए नहीं देखते हैं। किसी दिन अचानक कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा हो गया है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है। ये सारी चीज़ें होती हैं। विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर चक्राकार ढंग से होता है। विकास अधोगति रूप में अर्थात सिर से पैर की होता है, जिससे सिराभिमुख कहते हैं। लेकिन ये अतः विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ठीक है, ये जो है आपका विकास अधोगति, एक मिनट में इसको ले लूँ। ये जो है आपका विकास अधोगति रूप से, विकास जो है अधोगति रूप से, एक मिनट साथियों मैं थोड़ा पेन ले लूँ। ओके, ये जो है आपका विकास अधोगति रूप से अर्थात सिर से पैर की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब देखिए इसमें जो कहा गया है कि ये जो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है। तो साथियों, ये लिंग पक्षपात
पक्षपात का एक उदाहरण है, जिसको आप कह सकते हैं आंसर आपको सटीक जो आता है लिंग रूढ़िबद्ध। आपको ऑप्शन में कुछ भी दिया रहे, लेकिन अगर जहाँ पे लिंग रूढ़िबद्ध शब्द दिया हो, लिंग रूढ़िबद्ध शब्द दिया हो, उसी को आप टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण है। देखिए बी वाला है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो बिल्कुल यहाँ पे लिंग पक्षपात का उदाहरण किया गया है, क्योंकि अगर शोधों में ये पता चलता है कि लड़कियां लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि दोनों को सामान्य श्रेणी में दोनों को एक साथ रखा गया है। चलिए इसको अगर समझाना पड़े तो समझा दे रहे हैं कि वही हमने बता दिया, लिंग रूढ़िबद्ध जो है वो चीज़ें होती हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन, वाह प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, तो ये आपका जो हो जाएगा पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सीधा सा सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पहला ही सही है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। यहाँ पे कहा गया है कि अगर बच्चे की गति जो है उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य रखना पड़ेगा और बच्चे की क्षमता और उसकी संभावना में विश्वास करिए कि बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि वो बच्चा गलत क्यों कर रहा है, तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? ठीक है, दृश्य रूप से बाधित मतलब आप समझ गए होंगे कि आँख से जो परेशान बच्चा है, मतलब अंधा जिसे कह सकते हैं, लेकिन अंधा शब्द सही नहीं है। स्पष्ट रूप से बोलने तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपका अबेकस हो गया है, और एक किताब आती है जिसको आप हाथों से टच करके उसको कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा उसको छू कर अपना काम करता रहता है। ठीक है, और इससे उसको आसानी से पढ़ने में मदद मिलती है। ठीक है, तो आपका डी सही हो जाएगा। और बाकी देख लेते हैं क्या कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, जब वो देख ही नहीं पाएगा तो उसको दृश्य प्रस्तुति कहाँ से करेंगे? ठीक है, जब वो बच्चा आपका देख नहीं पाएगा तो उसको दृश्य प्रस्तुति करके क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो वही साथियों, हमने आपसे कहा कि दृश्य रूप से जो बाधित बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से बोलकर सुनाना चाहिए, क्योंकि वो आँख से परेशानी है उनको, कानों से नहीं है। तो इसलिए उसको बोल कर जितना हो सके उतना बताएं, और उसको ऐसी चीज़ें दें जो उसे छूकर महसूस कर सके। ठीक है, 3 सारी चीज़ों को आप कर सकें। जैसे उसके लिए प्रयोग में क्या किया जा सकता है? तो चश्मा, आवर्धक उपकरण, बड़े आकार के छपे पुस्तकों का उपयोग, जो पुस्तक मैंने आपसे कहा कि जिसको टच करके हो सकता है, उभरा हुआ और स्पर्शयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री, मानचित्र, ग्लोब चार्ट, मॉडल आरेख आदि। ठीक है, ब्रेल स्लेट, टेलर फ्रेम आप याद कर लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। टेलर फ्रेम किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो टेलर फ्रेम जो है आपके आँखों से जो होते हैं छात्र उनको करते हैं। ठीक है, सफ़ेद छड़ी, वाइट केन, अबेकस, न्यून दृष्टि हेतु उपकरण, लो विजन एड्स, स्क्रीन रीडर और स्कैनिंग सॉफ्टवेयर। साथियों मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं भी बहुत फास्ट पढ़ा सकता हूँ। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? ठीक है, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो गलत बात है। सक्रिय रूप से आप हतोत्साहित कभी प्रयोग करना चाहिए, गलत बात है। प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। आप प्रश्न एक बार देख लिए, शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मैंने बार बार बताया है कि समावेशी कक्षा जरूर आता है, 3, 4, 5 क्वेश्चन इससे हर बार सीटेट में आते हैं और ये पेपर के हर पार्ट में आपको मिल जाएगा। ये गणित में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, संस्कृत में भी मिलेगा और बाल विकास में भी मिलेगा। ठीक है, तो एक समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो विशिष्ट योजना होगी। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में विशिष्ट योजना जो है वो होगी, विशिष्ट योजना बना पड़ेगा। मानकीकृत परीक्षण बिल्कुल गलत, जिसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना ठीक है, लेकिन प्राइमरी की कक्षा में किससे आप प्रतियोगिता करवाएंगे? सब बच्चे तो एक ही जैसे। एक रूप निर्देश बिल्कुल गलत बात है। एक समावेशी कक्षा में विशिष्ट शिक्षा योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। विशिष्ट शिक्षा योजना से तात्पर्य है व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनाना। विशिष्ट शिक्षा योजना के माध्यम से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की योग्यता, क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्य कर सकता है तथा विद्यार्थी भी अपनी योग्यता एवं क्षमता के सापेक्ष अपना विकास कर सकते हैं। मतलब समावेशी कक्षा वही होता है जहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता है। जो हर प्रकार से जो व्याधि वाले बच्चे होते हैं सबको एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे वो कंफर्ट महसूस करते हैं और उनके व्यक्तित्व में विकास होता है। ठीक है, हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अवधान की कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगे। किस पहली बार पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आ गया। और अगला है इसमें कि श्रव्य क्षतिपूर्ति अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं, ये भी गलत है। आपका सही है, देखिए ट्रिक लगा हुआ है। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। ठीक है, पढ़ने एवं लिखने में कमी है। जो अच्छा लेखन क्षमता जो होती है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, पठन क्षमता दूसरी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्म में पहला युग्म सही है। पठन क्षमता अधिगमकर्ता द्वारा धारा प्रवाह पढ़ने एवं अन्य तीनों मिलान युग्म इस प्रकार होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं सृजनात्मक अधिगमकर्ता, फिर अवधान की कमी अधिगमकर्ता, श्रव्य क्षतिपूर्ति क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो इसमें हो जाएगा सृजनात्मक बच्चा जो होता है। अच्छा, सृजनात्मक बालक मैंने पीछे पढ़ा है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं सृजनात्मक बालक क्या बालक होते हैं। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सृजनात्मक बालक ऐसे होते हैं जो एक क्षेत्र, ठीक है मैं इसको थोड़ा सा आपको सृजनात्मक बालक बता देता हूँ। सृजनात्मक बालक ऐसे बच्चे होते हैं जो जैसे ये एक क्षेत्र विशेष है और यहाँ पे ये 2 बच्चे हैं। एक बच्चा इसी परिधि के भीतर अपना ज्ञान जो है करता है, लेकिन एक बच्चा है यहाँ पे, मान लीजिए वृक्ष है ये यहाँ से यहाँ तक जाके सोचता है, मतलब वो अपसारी चिंतन करता है, वो बाहर चला जाता है, अपसारी चिंतन करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो एक मतलब जो उसको कहा गया उससे आगे बढ़ के वो सोचता है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें वो अपने अंदर लाने की कोशिश करता है, तो वो आपकी हो जाएगी सृजनात्मक बच्चे की पहचान हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जिसको आप सारी समाधानों के साथ आप करने की योग्यता करते हैं, मतलब क्षेत्र विशेष से बाहर जाकर। जैसे कोई मेढक है, कुएं में रहता है तो उसको लगता है यही पूरी दुनिया है, लेकिन जब कुएं से बाहर आता है तो उसको पता चलता है वो ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो बच्चा जो है जो कुएं के अंदर सोच रहा है वो सृजनात्मक बालक नहीं है, वो उतना ही सोचा है। जब वो कुएं के बाहर की अंदर बैठा ही कुएं के बाहर के बारे में सोचेगा तब उसे आप सृजनात्मक बालक कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी चीज़ें। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता सृजनात्मक बच्चों की होती है। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। टोरेंस ने सृजनात्मक बच्चों की
84 विशेषताओं की एक सूची बनाई है, जैसे कठिन कार्यों को करना, रचनात्मक आलोचना, रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षित होना, संवेगात्मक रूप से संवेदनशील होना आदि, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता। देखिए नहीं हो सकता, मैंने ये यहाँ पे गोला बनाया हुआ है। आप जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो नहीं को पहले गोला बना दीजिए, ये एग्जाम देने का तरीका है। अगर गोला नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि आप हाँ वाले क्वेश्चन को दे के चले आएंगे। नहीं अक्सर लोग क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ते नहीं है, और सीटेट के पेपर में नहीं शब्द हर बार देता है। अब जितने क्वेश्चन देखेंगे, अगर 10 क्वेश्चन है तो ये 2-3 क्वेश्चन तो नहीं वाला ही होगा। ठीक है, तो इसमें सीधा हम आंसर पे आते हैं कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर देते हैं। ठीक है, अध्यापक जो होता है कि सत्र खत्म होने के बाद उनका मूल्यांकन जो होता है, उसमें क्या होता है कि फीडबैक में उसके प्रदर्शन और प्रक्रिया पर फीड दिया जाता है। ठीक है, अंक जो होता है, अंक की तो बात दूसरी ही हो जाती है। ठीक है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उसके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतलब बच्चों को हमेशा अवसर देना चाहिए। चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिए, पहला प्रैक्टिस सेट है तो हमने 11 ले लिया। 11 एक शुभ अंक होता है और मेरा लकी नंबर होता है। ठीक है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के लिए। मतलब अब देखिए सीधा आंसर हमने लिखा है यहाँ पे, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब बच्चा का जो अधिगम लक्ष्य है, मतलब उसका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, उसको उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे आपका गोल है कि सीटेट मुझे क्वालिफाई करना है, तो आप खुद से प्रेरित हो रहे हैं और दूसरे भी आपको प्रेरित करते होंगे, करे यार इस बार तो सीटेट निकाल ही लेना है, कई बार से लटक रहे हैं। ठीक है, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से, तो इस बार तो मार देंगे, 120 प्लस पार जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बोल के हम क्या करते हैं, अपने आप को उत्साहित और प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है कि प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। ठीक है, मतलब प्रदर्शन लक्ष्य दिखाना नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको सीधा करना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने का अर्थ है सीखने के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन का लक्ष्य। इसलिए किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सीखने के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना होना चाहिए बजाय व्यवहार प्रदर्शन के। तो ये हमारे 11 क्वेश्चन थे जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे भी इसी तरह आपको मिलते रहेंगे जो कि आपको मोटिवेट करते रहेंगे। मेरा पहली बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डर पे बना रहा हूँ, थोड़ा अनकम्फर्ट महसूस कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊँगा इसमें, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, अगला वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।